Good afternoon, sir. My name is class 9. Present our topic migration municipal. Okay, I am Shivangi, a student of class 9th here as a host for this podcast. okay. मैं आपका पहले प्रणाम। मैं निहारिका त्रिपाठी हूँ, कक्षा 10वीं की छात्रा और सीखने और समझने आई हूँ। राधा यादव फ्रॉम क्लास 9। ये जिज्ञासा कहाँ से आप लोग के अंदर आई? किस तरीके का क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए या जानकारी लेना चाहिए? ये लिए जिन्होंने जोड़ पढ़ाया वो और कोई नहीं जानता। मैं बैठा मैं एसपी सर की मतलब हम लोग कोई चीज़ सोचते हैं और उनको इनिशिएट करना इनका काम। इनके खुद के जो आइडियाज़ वगैरह होते हैं वो हमें ये बता के हम लोग हमारा प्रोत्साहन तो बढ़ाते ही हैं, और जो हम जैसे झिझक होती है ना अंदर की, हम अपनी बातों को कैसे डालेंगे या फिर किसी चीज़ में पार्ट लेने का इंटरेस्ट नहीं होता, वो सब उजागर करने का काम इसलिए धन्यवाद के पात्र आपके एसपी सर है। ओके, तो क्वेश्चन सर, ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिससे लोगों को अपनी चीज़ों को छोड़ने का फैसला लेना पड़ता है? अपनी चीजों को या गांव को? अपनी चीज़ें और गांव को भी। आपका क्वेश्चन गांव से है, क्योंकि आजकल कोई कुछ छोड़ना नहीं चाहता है। कोई में कोई मजबूरी है जो उनकी पलायन की मुख्य भूमिका निभाती है। रीजंस क्या है? हमारी हर आवश्यकताएं की पूर्ति गांव स्तर पर नहीं हो पा रही है। हमारी जिज्ञासाएं बढ़ती चली जा रही हैं, हमारी सोच बढ़ती चली जा रही है। गांव में हर चीज उपलब्ध नहीं है। अच्छा शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य हेतु तो अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है। ये तमाम चीजें हैं जो हमको उधर ले जा रही हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे यहाँ वो संसाधन नहीं है जिससे हमारी आजीविका चल सके। यही मुख्य कारण है जो गांव से लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। अगर जीविका का साधन यहाँ मिलने लगे, हर सुविधा मिलने लगे, तो वो अपना क्षेत्र कतई नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ये गांव की विकास की असफलता को दर्शाता है? 100%। आपको ऐसा लगता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये जो पलायन से अच्छा कोई दूसरा तरीका हो सकता है जिससे गांव की भी प्रवृत्ति हो सकती है और गांव से पलायन करने की जरूरत भी ना पड़े? हाँ जी, उसके लिए गांव को विकास की तरफ ले जाना पड़ेगा, गांव को विकसित करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे गांव में या तो फैक्ट्रियां आके बैठे, तब लोग अच्छा से मजदूरी करके अपना काम कर ले, या फिर जो सरकार द्वारा मानदंड अपनाए गए हैं, जैसे डेयरी फार्म जहाँ पे आपने कार्यक्रम किया है, पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं ताकि उनके पास व्यवस्थाएं हैं। अब यहाँ डेयरी फार्म चलता है, अगर इनका खुद का डेयरी फार्म खुले तो यहाँ 10 लोगों को ये वर्क दे सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों का पलायन करना ही मुख्यतः गांव के विकास के लिए अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो सबसे पहले गांव में पढ़े लिखे लोगों को आकर के यहाँ के अनुसार अपने चीज को ढाल करके लोगों को रोकने का काम करना पड़ेगा, और सरकार को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि गांव का विकास कैसे हो। हमारे यहाँ तो सबसे पहले आने जाने का रास्ता भी सही नहीं है। जैसे अगर खेती भी यहाँ स्टैंडर्ड का किया जाता है तो आयात और निर्यात में यहाँ समस्याएं खड़ी होती हैं। अभी आप लोग के द्वारा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो जो नीतियाँ सरकार द्वारा लाई जाती है, क्या वो जमीनी स्तर पर पहुंच पाती है या आंकड़ों में ही रह जाती है? आंकड़ों में रह जा रही है। पूरा अगर धरातल पे उतर जाता तो हमारे इस ग्राम सभा में जितने भी लोग रहने वाले हैं किसी भी गांव के, वो बाहर नहीं जाते, वहां आंकड़ों में ही निहित रह के चल जाते हैं। तो आपको कैसा लगता है, मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमी है? हमारी भी तो कमी है। हमारी ही चाहत है कि हम बाहर जाएं। सरकार से हम लड़के लाने का अगर प्रयास करें तो हमें संगठित होना पड़ेगा। संगठित होकर के हम जा करके सरकार के हर चीजों को, अपने बैंक तक जाना, सरकार में क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम लोग के गांव में तो पहले ये भी नहीं पता चल जाता है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट है जो गांव पे लगाए जा सकते हैं। तो ये कौन करेगा? आपके और मेरे जैसे लोग करेंगे, और हम ही लोग बाहर की तरफ देखते हैं। तो मुख्यतः गरीबी का मुख्य कारण हमारे गांव में यही है, क्योंकि गांव के लोगों को तो उतनी जानकारी है नहीं। जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं उनको आकर के गांव को विकास करना चाहिए, तो गांव छोड़ करके वो गायब हो जा रहे हैं, तो हमारे गांव का विकास कैसे होगा? तो सबसे बड़ी जरूरी है कि हम साक्षर हैं तो क्षेत्र को आके पहले विकसित करें, तब जाके कोई काम होगा। पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई योजनाएं हैं? कई योजनाएं हैं, अभी तो आप वही कर रहे हो। एग्रीकल्चर, जैसे कहा गया है ना कि भारत की आत्मा जो होती है गांव में निवास करती है, आप ही कह रहे हो, और उसी पे आपने कार्य भी किया है, क्वेश्चन भी आप ही का है।
तमाम कार्य है जो गांव से बाहर नहीं जाकर के भी यहां किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए समुचित व्यवस्था हम लोगों को करनी होगी। सरकार का पूरा ध्यान अभी गांव की तरफ नहीं है। अगर गांव की तरफ हो जाए तो हमारा गांव विकास करेगा और हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी के कोई जैसे क्वेश्चन? आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग गांव से बाहर जा रहे हैं, तो इसमें गांव के विकास की कमी आ जा रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गांव में, या फिर कह सकते हैं कुछ स्टेट्स में सम्मानजनक काम की कमी है, हाँ है। सम्मान मिले? हाँ, किसानों को सम्मान कौन दे रहा है? सम्मान निधि दिया जा रहा है। वो निधि सरकार को दिया, सरकार की तरफ से दिया जा, असली किसान को कहाँ मिल रहा है? जिसकी खेती है, जिसका खेत है, वो किसान तो बटाई पे बोता है, तो असली निधि तो उनके घर चली जा रही है। किसान तो 24 घंटा मेहनत कर रहा है। तो यह चयन करना पड़ेगा, तब जाके विकास होगा हमारे देश में किसानों का। ये हमारे यहाँ के लोग पलायन करते हैं तो कई लोग देश को भी छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या ऐसा है मतलब कि ये हमारे देश के लिए कोई बड़ी गलत बात नहीं है? मतलब इसमें नुकसान नहीं हो रहा देश का कि यहाँ देखिए, के पढ़े लोग बाहर चले जा रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। जो भी बच्चे अच्छे पढ़ के निकल जा रहे हैं, उनके अनुसार हमारे सरकार के पास पैसा देने के लिए पेमेंट नहीं है। उसके अनुसार अगर वो पेमेंट देते तो हमारा देश छोड़ के कोई बाहर नहीं जाता। उनको पैसा मिलता है ज्यादा बाहर, इसलिए वह मजबूर है इस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना। और मैं समझता हूं कि यह कोई खास बुरा भी नहीं है। अगर वो बाहर जा करके और हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें तो उसमें क्या बुरा है? नहीं तो मतलब कई मामलों में हमारा जो भारत है वो बहुत पीछे, मतलब कई मामलों में आगे भी है, लेकिन एक ह्यूमन इंडेक्स है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उस पर भी अभी ज़्यादा ऊपर वो नहीं पहुंच पाया है। इसके पीछे रीजन है ना, हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ चुकी हैं, हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि हम उसको पूरा करने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए गांव की तरफ आना पड़ेगा। जैसे आप एक विद्यालय से, आप इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ते हो, फर्स्ट पॉइंट, शहर में पढ़ते हो, दूसरा पॉइंट, लेकिन आपको एक इन्वायरमेंट विद्यालय वालों ने दिया कि आप आकर के गांव से जुड़े, तो यहाँ के इन्वायरमेंट को आपने समझा, यहाँ के लोगों के दर्द को आपने समझा, फसल क्या होती है, किसान कितना परेशान है। अभी आप घर होते तो हमें भरोसा था कि बिजली चल रही होती, हीटर जल रहा होता, आप अपने रूम में होते। यहाँ के चीज को आप बहुत कम महसूस कर पाते, जो आज महसूस कर रहे हो। यही है आवश्यकता। कोई जरूरी नहीं, हम यहाँ भी तो लगभग 8 घंटे और 7 घंटे से पड़े हुए हैं, इसको झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं। और फिर हम गाड़ी में चले जाएंगे, उसको चारों तरफ से बंद कर लेंगे तो थोड़ा सा कम लगेगा, फिर घर में चले जाएंगे, हीटर चला लेंगे, तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। बट अगर हम चाहें कि बाहर भी अपने इस इन्वायरमेंट के साथ जुड़ कर रहें तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। सर, तो जिन देशों में हमारे भारतीय पलायन करते हैं, वहाँ की ऐसी कौन सी सुविधाएं, नीति या कानून है जो भारत के मुकाबले अच्छी है? बहुत अच्छी है। हमारा भारत जो है वो संस्कृति और संस्कार से बना हुआ है, ठीक है। हमारे यहाँ के इन्वायरमेंट में और बाहर के इन्वायरमेंट में अंतर है। हमारे यहाँ अगर बहुत ज्यादा बात की जाए तो किसी प्रकार की सेफ्टी नहीं है। बाहर में सेफ्टी का पहला ध्यान रखा गया है। हमारे यहाँ एक बाइक चलाने वाला इतना चालाक है कि बिना हेलमेट का चलाता है। अगर पुलिस उसको हाथ न लगाए तो वो हेलमेट न पहने, ताकि हेलमेट से वो जानता है कि हमारा चालान बचता है। बट सरकार चाहती है कि हेलमेट से आप बचें, ताकि विदेशों में जाकर के आप और हम भी उसके बनाए हुए कड़े नियम का पालन करते हैं, और भारत में हम उस नियम की धज्जियां उड़ाते हैं। इस पे यह डिपेंड करता है हमारी मानसिकता पे। वह इसलिए कहते हैं कि हम वहां ज्यादा सेफ्टी हैं। ताकि एक जानकारी के लिए बता दूं, विदेश में भी कई ऐसे जगह हैं जहां अगर आपको मेडिकल जरूरत पड़ गई तो वो लोग मेडिकल एड नहीं देते, इंडिया भेज देते हैं। और दवा कराने के लिए यहां से अगर बाहर आप जाते हैं तो उसका अलग प्रोसेस होता है। मतलब एक बात आपने जो कही कि मतलब हमारे यहाँ सरकार चाहती ही है कि हम हेलमेट से बचें, तो नहीं, हेलमेट से बचे। अरे मतलब हम लोग यहाँ के लोग जो हेलमेट लगाएंगे तो एक्सीडेंट होगा तो हमारी जान बच सकती है, इसलिए हेलमेट इंपॉर्टेंट है, ये सरकार ने लगाया है। बट हमारी थिंकिंग ये रहती है कि हम हेलमेट इसलिए लेके चल रहे हैं कि सरकार चालान काटती है, सरकार
चालान काट देगी, इसलिए हेलमेट लेके चलते हैं। और वहां पे यह सिखाया जाता है कि आपको हेलमेट अनिवार्य है। मतलब यही कि हमारे यहाँ के रूल्स रेगुलेशन हम नहीं मानते हैं धज्जियां उड़ा दी जाती जी, है और वही वहां मानना है। कठोर लगे हुए हैं। यस, तो यही है ना कि किसी तरह अगर सरकार की कमी है, पर उस साथ ही साथ हमारे यहाँ के सरकार की आम कमी नहीं है, सरकार तो नियम दे रही है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या हमारी कमी है। कहीं ना कहीं आम नागरिक की भी कमी है। यस, तो मतलब क्या ऐसा कुछ है कि मतलब भारत में ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है जहां वो अपने हुनर का, मतलब यहाँ के युवा अपने हुनर का प्रदर्शन कर सके, उसको एक सही पहचान दे सके? फिर से क्वेश्चन करिए आप। क्या भारत में ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है जहाँ पे हमारे युवा अपने हुनर का सही प्रदर्शन और सही पहचान दे सके? आपको अपने हुनर का असली प्रदर्शन करने का, जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, मौका मिलता है, लेकिन ये वह किताबों तक सीमित होकर रह गया है। जब तक आप पढ़ते हो तभी तक उसका ध्यान रह गया है, पढ़ के निकलते हो तो आपका अलग ट्रैक हो जाता है, आपकी सोच अलग हो जाती है। जैसे आपके चेयरमैन साहब ने बताया कि घर पे रहो, पानी बर्बाद हो रहा है तो टोटी बंद कर दो, बेमतलब की बिजली हम बर्बाद कर रहे हैं, बल्ब जल रहा है तो उस बल्ब दिन में जरूरत नहीं है तो उसको बंद कर दो। इस पे कितने लोग ध्यान देते हैं? बस हम लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम बहुत पीछे चले जा रहे हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग जितनी चीजें सीखें, सुने, उस पर फॉलो करें, तब हमारा भारत विकास करेगा, तब हम विकसित होंगे। क्लियर? और कुछ? ओके, थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय मंचासीन विद्यालय के चेयरमैन सर, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय विनोद सिंह जी, जो एक कांग्रेस नेता भी हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में एक फौजी और एक किसान हमारे अनिल सर, और तमाम किसान भाई, हमारे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता को भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने एक अपने क्षेत्र के डेयरी फार्म को चुना, और भरत यादव जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस विद्यालय का सहयोग किया और साथ ही साथ अपने क्षेत्र के किसानों को जागरूक करने के लिए एक स्थल दिया। कार्यक्रम का मुख्य मोटो जो मैंने देखा कि संस्कृत से भी जोड़ेंगे और प्रकृति से भी जोड़ेंगे, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। और इस कार्यक्रम में जो भी अध्यक्ष हैं वो भी एक किसान है और किसान के मुद्दा को उठाते हैं, तो यह कार्यक्रम के साथ एक संयोजन करना और उनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम करना, यह भी विद्यालय की एक सोची समझी जो व्यवस्था दी गई है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और विशिष्ट अतिथि में भी एक किसान जो फौजी हैं, और उन्होंने एक बात कहा कि फौजी का पुत्र कहने में और किसान के पुत्र कहने में शर्म आती है लोगों को, बल्कि हमारे महात्मा गांधी से लेकर के तमाम विद्वानों ने और जो इस देश को स्वतंत्र कराया, यह कहा करते थे या कहे हैं कि हमारे भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यानी कि किसान हमारे गांव में निवास करते हैं। अगर किसान नहीं तो अन्न नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 मुख्य मुद्दे को रखा गया और 3 मुख्य मुद्दों को हमारे बच्चों के द्वारा और हमारे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग के बीच में प्रस्तुत किया गया। तो उन तीनों मुख्य मुद्दों को फिर से दोहराना, यानी कि मैं समझ रहा हूं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तीनों चीजों पे बातें हो चुकी हैं और आपके द्वारा सुना भी गया है। मैं एक शिक्षक होने के नाते जो मैंने ध्यान दिया 2-3 चीजों पर, इस पे जरूर कहूंगा कि आपने अपने कक्षा से आकर जो धरातल पे चीजों को सीखने का काम किया है, इसको अपने अंदर उतारने का भी प्रयास कीजिएगा। मैं उन शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कड़ाके की ठंड में इन बच्चों के साथ इस
में आ करके, ये हमारे अनुकूल व्यवस्था नहीं है, प्रकृति भी हमारे साथ नहीं थी, फिर भी इतने जोश के साथ इन बच्चों ने इस क्षेत्र को ये दिखाने का काम किया, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलेंगे। ये भी सत्य है कि गांव में 60% लोग क्षेत्र छोड़ करके जा चुके हैं, घरों में ताले लग चुके हैं, फिर भी हमारा गांव आज जीवंत है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बात किया जाए तो आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया है, पहले भी सोने की चिड़िया रहा है, आज भी सोने की चिड़िया है। वरना कोरोना जैसे महामारी में पूरे लोगों को देखा है हमने जो गांव में आकर के जिए हैं, गांव के शुद्ध वातावरण में आज भी जिनको जो शहरों में रह रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनको तमाम रोग हो जा रहा है, वो रोगी को कह दिया जा रहा है कि आप गांव की शुद्ध हवा में जाइए, यानी कि हमारा गांव अभी भी शुद्ध है। अगर हम अपने अभी बच्चों के द्वारा दिखाया गया प्लास्टिक वगैरह जो हम खेतों में डाल देते हैं, जिससे हमारी उर्वरा शक्ति कमजोर होती जा रही है, हमें किस तरफ मूव करना चाहिए, इन सब चीजों को प्रदर्शित किया गया बच्चों के माध्यम से। तो हम कितने जागरूक हैं। रही बात किसानों की, तो किसान के नाम में लास्ट में जब किसान तो हमेशा परेशान, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान ज्यादा दिनों तक जीता है क्योंकि वह प्रकृति से जुड़ा होता है। इस चीजों पर हम लोग ध्यान नहीं देते, ताकि लास्ट टाइम में अगर हम पहले की बात कर ले तो किसानों के जिम्मे मॉर्निंग उठ जाना, रात तक खेतों में 24 घंटे किसान काम करता है। बाहर जाने वाले की अगर ड्यूटी 8 घंटे से 12 घंटे की है तो किसान हमारा 24 घंटा वर्क करता है। और इनको उन शहर के बच्चों को ला करके उन किसानों से जोड़ने का काम जो इस विद्यालय ने किया है, इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। दूसरे शब्दों में अगर यह कह दिया जाए कि अगर जीवन को समझने का एक सजीव अनुभव आप लोगों ने दिलाया है इन बच्चों को, और इन्होंने आंखों से देखा और हाथों से महसूस किया है, क्योंकि आजकल तो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, जो शहरों की बात कर रहा हूं, गांव में रहने वाले लोग तो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं वो दोनों चीजों को प्रदर्शित कर पा रहे हैं। लेकिन शहरों की स्थिति यह है कि शहरों में अब एप्पल को सिर्फ दिखाया जा रहा है, और आप लोगों ने उस एप्पल को महसूस कराने का काम किया है ला करके लिए। और इन लोगों ने इस चीज को समझा है। बहुत ज्यादा न बोलते हुए मैं दो शब्द कहूंगा कि प्रकृति हमें जीवन देती है और संस्कृति हमें पहचान देती है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम इस विद्यालय के द्वारा किया गया। प्रिय बच्चों, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी शिक्षा मिल रही है जो किताब से बाहर निकलकर जीवन से जुड़ती है। इसलिए विद्यालय को मैं धन्यवाद देता हूं। यह भी मैं कहूंगा कि आप ही देश के भविष्य हैं, आप में ही कल का वैज्ञानिक है, कल का विशेषज्ञ है, उद्यमी और समाज को दिशा देने का एक काम करेंगे। आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे। आप डिग्री के साथ दृष्टि रखिए, जिसको दिखाने का काम इस विद्यालय ने आपको किया है, और ज्ञान के साथ संस्कार भी रखिए, क्योंकि संस्कार अब धीरे धीरे हम लोग के समाप्त होते जा रहे हैं। महसूस तो हम कर रहे हैं लेकिन उसको सीखने का काम नहीं कर रहे हैं। उसको सिखाने का काम हम माता पिता और गुरु और समाज का है, तभी हम संस्कारित बनेंगे। इस विद्यालय को मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूं, चेयरमैन सर को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कई जगह कॉलेजों में टीचर का मन कुछ होता है, वहां के संचालक का मन कुछ होता है, लेकिन चेयरमैन लोग उसको रोक देते हैं, बच्चे उस चीजों को महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप बच्चों का आर्थिक सपोर्ट, शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने में अपना एक बहुत अच्छा सहयोग किया है। मैंने भी ये कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि जो विद्यालय अगर गांव से जुड़ेगा तो उसके साथ हम तन मन धन उसके साथ ढंग से जुड़ेंगे और साथ देंगे। इसके अलावा अगर मैं कहूं, दो शब्द में अपनी बात को खत्म करूं, तो जब शिक्षा खेतों तक पहुंचती है तो भविष्य की राहें चमक जाती हैं। पढ़ाई जब अनुभव से जुड़ जाती है तो हर पाठ जीवन की सीख बन जाती है। ये स्थिति रह गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।